और अगर हम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स की बात करें तो ये भी दो तरह के होते हैं। एक मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं और दूसरा निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। मस्करेनिक रिसेप्टर्स भी M1 एंड M2 दो इनकी टाइप्स होती हैं। अब इतनी ज़्यादा इस पे बात करने का ये था कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किस तरह जो है हार्ट रेट को अफेक्ट करता है। सबसे पहले हम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। अगर मैंने सपोज करें एक मैंने ये हार्ट बनाया है और ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। लेफ्ट एट्रियम की वॉल में एक स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम होता है जिसे कहते हैं हम एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड। ये पेस मेकर ऑफ हार्ट है। यहाँ से रिदम जनरेट होती है और जब ऐसे नोड की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा इम्पल्सेस जनरेट होंगी और ज़्यादा जो है उस वजह से हार्ट रेट होगा। यहाँ से जो इम्पल्स जनरेट होती है वो फिर जाते हैं एवी नोड पे और एवी नोड से फिर आगे जो है प्रकंज सिस्टम होता है। अब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हार्ट में बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं। बीटा 1 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ग्लोबली ऑन हार्ट। ये बीटा 1 रिसेप्टर्स जो हैं वो ऐसे नोड पर भी होंगे, ये एवी नोड पर भी होंगे, ये एट्रियल मसल पर भी होंगे और ये वेंट्रिकुलर मसल पर भी होंगे। अब जब एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन बीटा 1 रिसेप्टर्स के साथ आके लगेगी तो तीन चीज़ें होंगी। सबसे पहले अगर वो बीटा 1 रिसेप्टर्स जो हैं वो एफ ए नोड वहाँ पे उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा कि एस ए नोड की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी जिसकी वजह से हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा और इस इफेक्ट को हम कहते हैं पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। और अगर वो एवी नोड पे जाके लगेगा तो एवी नोड की कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी टू कंडक्ट इम्पल्सेस टू कंडक्ट इम्पल्सेस जो साइनस नोड साइनोएट्रियल नोड से आ रही है, जो एस ए नोड से आ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कंडक्टिविटी है इम्पल्सेस की एवी नोड के थ्रू वो ज़्यादा हो जाएगी। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। और अगर वेंटिकुलर मसल पे जाकर लगे गए एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन अपने बीटा 1 रिसेप्टर के साथ तो यहाँ पे इनकी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। इस इफेक्ट को कहते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। तो मेन कंसर्न हमारा ये है कि हार्ट रेट है तो बीटा रिसेप्टर्स जब ऐसे नोड वाले स्टिमुलेट होंगे
हार्ट रेट ज़्यादा होगा, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। इसी तरह अब हम बात कर लेते हैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की। वो किस तरह हार्ट को अफेक्ट करता है, हार्ट रेट को। इसमें जो हार्ट में जो है वो बिल्कुल वैसे ही लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, दिस इज द fibrous ring on which heart is present, SA node, AV node और फिर Purkinje सिस्टम। यहाँ पर जो हमारे पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो मस्कुरेनिक M2 रिसेप्टर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ग्लोबली नहीं होते। ज़्यादातर जो M2 रिसेप्टर्स हैं वो SA नोड पे प्रेजेंट होते हैं और AV नोड पे प्रेजेंट होते हैं। एट्रियल मसल में बहुत कम, मतलब ना होने के बराबर आप समझ लें होते हैं, लेकिन मेजर जो ज़्यादा जो हैं ये SA नोड और AV नोड पे प्रेजेंट होते हैं। अब SA नोड को जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है वो राइट वेगस नर्व से आ रही होती है और AV नोड को लेफ्ट वेगस नर्व से आ रही होती है, जो पैरासिम्पथेटिक इसकी सप्लाई है। अब जब इधर एसिटल कोलिन आकर लगेगी मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स पे, तो वो ऐसे नोड की एक्टिविटी को कम करेंगे, अपोजिट इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाएगा। इसको कहते हैं हम नेगेटिव हार्ट रेट कम, यानी फिर कार्डिक आउटपुट कम और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम। और अगर AV नोड पे जाके लगे तो AV नोड की कंडक्टिविटी या फिर पल्सेस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट आएगा। नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। तो इस तरह हमने देखा कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है हार्ट को कंट्रोल कर रहा है। अब जो हमारा दूसरा कंपोनेंट था कार्डिक आउटपुट था, वो था स्ट्रोक वॉल्यूम। ये जो हम कार्डिक आउटपुट को हम डिस्कस कर रहे हैं, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अभी हम स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट हमने डिस्कस कर लिया, अभी हम स्ट्रोक वॉल्यूम कर रहे हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला तो है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन हम देख सकते हैं कि ये मेनली जो है वेंट्रिकुलर मसल जो कॉन्ट्रैक्शन और मेनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर है। तो वो मतलब ये है कि अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है, जिसका हम पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट कह रहे हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्शन को जब बढ़ाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। एक तो फैक्टर ये हो गया मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन का कि ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर है। दूसरा फ्रैंक स्टॉलिंग लॉ आ जाता है, या फ्रैंक स्टॉलिंग मैकेनिज्म कह लें। कि फ्रैंक स्टॉलिंग मैकेनिज्म ये है कि जितना ज़्यादा ब्लड हार्ट में आएगा उतना वो हार्ट के मसल्स को स्ट्रेच करेगा और उतनी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट की ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड आगे जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम जिसकी वजह से बढ़ेगा। क्या मैंने बात की कि अगर जितना ज़्यादा ब्लड हार्ट में आएगा, जितना ज़्यादा प्री लोड होगा,
उतना ज़्यादा वो मसल्स को स्ट्रेच करेगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ कंट्रक्शन जो है वो मसल्स की ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक तो फैक्टर जो है ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन है। दूसरा जो फैक्टर है स्ट्रोक वॉल्यूम का, दैट नीड्स डिस्कशन, डिटेल्ड डिस्कशन। दूसरा जो फैक्टर है, अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब ये कि जब हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वो वाला वॉल्यूम है जब हार्ट रिलैक्स हो रहा होता है, उसमें जितना ब्लड आ जाए। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम वो वाला वॉल्यूम है जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने ब्लड पुश कर दिया आगे टिश्यूज की तरफ, लेकिन कुछ ब्लड हार्ट में बच गया, वो होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ज़्यादा ब्लड आएगा हार्ट में, ठीक है, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा आ रहा है हार्ट रिलैक्स स्टेट में, तो ज़्यादा ब्लड आ रहा है, जितना नॉर्मली आना चाहिए उससे ज़्यादा सपोज करें अगर आ रहा है तो। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम अनचेंज ही रहेगा। ठीक है, मतलब कि उसने ज़्यादा ब्लड आगे किया, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो बढ़ा। अब क्या वो चीज़ है जो कि मतलब कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को बढ़ा रही है, या हम कह लेंगे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा रही है, क्योंकि ब्लड ज़्यादा जा रहा है ना हार्ट में, जिसकी वजह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल कर रही है? वो है सोडियम हीमियो होम्योस्टेसिस, सॉरी, सोडियम होम्योस्टेसिस स्टेसिस। इसको सोडियम होम्योस्टेसिस को समझने के लिए कि किस तरह सोडियम होम्योस्टेसिस जो है होती है, जिसकी वजह से अगर सोडियम ज़्यादा हो तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है। इस चीज़ को हमने समझने के लिए एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं रीनन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। मेनली किडनीज जो है वही सोडियम को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, सोडियम जितना ज़्यादा बॉडी में होगा ना, उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा वास्कुलर वॉल्यूम या ब्लड वॉल्यूम होगा। तो हम देखते हैं कि किडनीज कैसे जो है सोडियम होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करती हैं। तो उसको समझने के लिए ना हमें इस सिस्टम को समझना पड़ेगा, रीनन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। सपोज करें कि ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो गया, ब्लड प्रेशर जो है वो किसी वजह से कम हो गया है। कोई भी वजह हो सकती है ब्लड प्रेशर कम होने की। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ब्लड लॉस हो गया, ब्लड वॉल्यूम जिसकी वजह से कम हुआ है और ब्लड प्रेशर कम हो गया है। तो हम सपोज ऐसा करते हैं कि हम कोई कॉज नहीं देखते अभी अभी सिर्फ हमने ये कह दिया कि ब्लड प्रेशर कम हो गया है। अब बॉडी किस तरह रेगुलेट करेगी कि वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ला सके? तो इसके लिए हम अगर किडनीज में देखें तो किडनीज में जो ब्लड सप्लाई एओर्टा से आ रही होती है डायरेक्ट, वो रीनल आर्टरी से आ रही होती है। रीनल आर्टरी किडनीज के हाइलम में जाती है और डिवाइड हो जाती है इनटू सेगमेंटल आर्टरीज। सेगमेंटल आर्टरीज आगे डिवाइड हो जाती हैं इनटू इंटरलोबार आर्टरीज। इंटरलोबार आर्टरीज जो हैं आगे डिवाइड हो जाती हैं इनटू आर्कुएट आर्टरीज।
आर्कुएट आर्टरीज आगे डिवाइड हो जाती है इनटू इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। इंटरलोब्यूलर आर्टरीज आगे हमें देती हैं एफरेंट आर्टरियोल्स। एफरेंट आर्टरियोल्स हमें देती हैं ग्लोमुलर कैपिलरीज, जहां से फिल्ट्रेशन होती है। और किडनी एक ऐसी यूनिक चीज़ है कि किडनी और एज वेल एज लिवर कि जिसमें कैपिलरीज के बाद वेन आनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल्स होती हैं। ठीक है, और एफरेंट आर्टरियोल फिर एक न्यू टाइप ऑफ कैपिलरीज में जा रही होती है जिसे हम प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज कह रहे होते हैं। फिर ये वैजा रेक्टा भी यही चीज़ कैपिलरी, इसी कैपिलरी का एक ख़ास हिस्से को कहते हैं हम वैजा रेक्टा। और फिर जो है ये सारी जो है वेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, वैजा रेक्टा से फिर मतलब ये प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज होगी, फिर जो है हमारे पास वेंस स्टार्ट हो जाएंगी, इंटरलोब्यूलर वेंस, आर्कुएट वेंस, इंटरलोबार वेंस, सिगमेंटल वेंस, और फिर आखिर में रीनल वेन। ठीक है, तो ये एओर्टा की जो है। अब यहाँ पे जो एफरेंट आर्टरियोल्स हैं, एफरेंट आर्टरियोल्स हैं, ये अगर मैं एक एफरेंट आर्टरियोल बनाऊं और ये हम समझ लेते हैं ग्लोमुलर कैपिलरीज हैं और ये इफरेंट आर्टरियोल्स हैं, तो एफरेंट आर्टियोल की वॉल में एक स्पेशलाइज किस्म के सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं जैक्स्टा ग्लोमीरुलर सेल्स, या आप इसे कह दें कि जी सेल्स। अब अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो ये जो ब्लड फ्लो है यहाँ पे, ठीक है, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम या ब्लड फ्लो कम हो जाएगा जी, और ये सेल्स उस चीज़ को सेंस करेंगे। इन्होंने फिर क्या करना है,